हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, इन कंटिन्यूशन ऑफ आर सीरीज डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोड, आज हम आ चुके हैं हमारे एपिसोड 6 पे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में। सो दोस्तों, आर्टिकल 16 बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के अंदर दिए गए इक्वल राइट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस में से अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट को कवर करता है। स्टेटस वाले पार्ट में आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि हमने किस प्रकार से इक्वालिटी बिफोर लॉ और डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे कई पैरामीटर्स पे हमने फंडामेंटल राइट्स बना लिए। मगर जब बात आती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की, यानी उन लोगों को सेम प्लेटफॉर्म देने की जो इतने सालों से या तो शोषित थे या तो फिर वो लोगों को कभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो किसी एक जनरल इंडियन सिटीजन को मिलता था, तो उसी अपॉर्चुनिटी के हमारे बेसिस पे आर्टिकल 16 को बनाया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म्स ऑफ स्टेट जॉब्स, यानी गवर्नमेंट जॉब्स। तो दोस्तों, आर्टिकल 16 बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट ओन्ड जॉब्स में इक्वालिटी की बात कर रहा है और किस प्रकार से इक्वालिटी के साथ साथ वो स्पेशल रिजर्वेशंस और स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमारी बाकी कम्युनिटीज़ को जो आज तक उस अपॉर्चुनिटी से नादारद थी। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए आइए चलते हैं हमारे आर्टिकल 16 की तरफ और क्लॉज बाय क्लॉज उसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारा आर्टिकल 16 एंड किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स और उसके बाद अमेंडमेंट्स ने स्टेट ओन जॉब्स में रिजर्वेशन और इक्वालिटी को एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, आ चुका आपके स्क्रीन पे 16 का क्लॉज 1, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1, जो कह रहा है लाइक अदर आर्टिकल्स, ये सीधी सीधी बात बोल रहा है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सिंपल इंग्लिश और सिंपल लाइन है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन व्हेन इट कम्स टू द employment, whether giving employment or whether appointing someone in a government job। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा इसमें बताया गया है, there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under state। अब इसके आगे इस क्लॉजेस पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या बात हो रही है हमारे फर्दर क्लॉजेस में, यानी क्लॉज 16 क्लॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बेसिकली कह रहा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। तो दोस्तों, आप इसे ढंग से देखिए, इसमें कितने ग्राउंड्स दे दिए हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट इज द थर्ड वन, सेक्स इज द फोर्थ वन, डिसेंट, इसमें देखिए डिसेंट को ऐड किया गया नया, जो कि डिसेंट बेसिकली किसी भी आप बैकग्राउंड से हो, फैमिली से हो, कहीं से भी हो, प्लस प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेस ऑफ बर्थ एंड देन वी हैव रेजिडेंस एज वेल, यानी डोमिसाइल की भी इसमें बात कर दी गई है, दैट इज 6। तो ऐसे 6 ग्राउंड्स हमारे को इसमें दे दिए गए। अब आप देखिए, जो ग्राउंड्स हमने आर्टिकल 15 के अंदर पढ़े थे, ये ग्राउंड्स उनसे अलग हैं और यही कारण है कि हम लोगों को एक एक क्लॉज को ढंग से पढ़ना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के ऊपर बात करी गई है और बोला गया कि इन सभी ग्राउंड्स पे एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो कोई भी सिटीजन इन सारे ग्राउंड्स पे, यानी इन ग्राउंड्स पे कभी भी अपनी जॉब से या जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेट जॉब की, उससे उसको नदारद नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों, द ग्राउंड्स फ्रॉम आर्टिकल 15 हैव बीन चेंज्ड टू इनकर मोर पीपल इन आर्टिकल 16। तो ये जो 6 ग्राउंड्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ गए हैं और इनको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे ग्राउंड्स पूछ सकते हैं और फिर आप आर्टिकल 15 के ग्राउंड्स में कंफ्यूज रहोगे। इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्राउंड ऐड हुए हैं वो है रेजिडेंस और डिसेंट के। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 2 ग्राउंड्स जो हैं ऐड हुए हैं, और कौन सा ग्राउंड है जो आर्टिकल 15 में था और इसमें नहीं है, मेरे को देख के कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे 3rd क्लॉज पे, जो कि बात कर रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल। देखिए, ये वही बात है जब हमने जब फंडामेंटल राइट दिया, फिर उसके साथ हमने उस पर
कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। तो ये बात कर रहा है थर्ड में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारी होती है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर, सेकंड क्लास गेस्टेड ऑफिसर। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रिगार्ड टू एनी क्लास और क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी सब सारी गवर्नमेंट्स को उन्होंने जॉब्स को इंक्लूड कर लिया है। एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों इसमें इन लोगों ने क्या बात करी, ऊपर हमने ग्राउंड पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसकी, रेजिडेंस की, और नीचे क्या आ गया उसकी देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गई। यानी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का लॉ बना सकती है, ठीक है, चाहे वो क्लास हो या क्लासेस ऑफ जॉब हो, जिसके अंदर वो रेजिडेंस के बेसिस पे कोई लॉ बनाए। और यही कारण है कि कई गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो रिजर्वेशन देती हैं, वो अपॉर्चुनिटी देती है हमारे अपने स्टेट के लोगों को इन कंपेरेटिव द पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। तो बेसिकली दिस आर्टिकल सबसेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, बट उन्होंने जब ये बात बोल दी कि एनी Parliament can make law regarding to the job with respect to the residence of the employment or employee। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से थर्ड के अंदर इन्होंने रिक्वायरमेंट एज रेजिडेंस की बात डाल के एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में छोटा सा रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल डाल दिया। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पे। फोर्थ बात कर रहा है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। so दोस्तों इन्होंने they have categorically mentioned the backward class। तो अब स्टेट के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि there is a backward class जो नॉमिनेटेड जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्टेट जॉब्स के अंदर, तो वो लॉ बना सकती है उसके रिजर्वेशंस के लिए। तो ये बेसिकली जो बैकवर्ड क्लास एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर आपका ओबीसीज, एससी, एसटीज करके सब लोग कवर हो जाते हैं। तो फोर्थ जो है वो हमारा, जब हमने ऊपर बात करी कि ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करा जा सकता था, उसको थर्ड में हमने रेजिडेंस को ब्रेक किया। और फोर्थ के अंदर हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो हमने फोर्थ के अंदर जो लोग स्टेट जॉब्स के अंदर अच्छी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करते अपनी कम्युनिटी को, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के नाम पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने डाल दिया और पावर दे दी कि कोई भी स्टेट जो है उसको बनाने से कोई लॉ नहीं रोका जा सकता इफ दे फील दैट देयर नीड टू बी रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो दोस्तों 4 के बाद जो है हमारा 4A आ जाता है। 4A बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। 4A को 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था, जिसके अंदर क्या कहते हैं आइए पढ़ते हैं। इट टॉक्स अबाउट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटीज। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बात करी है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से क्या हो जाता है कि पहले रिजर्वेशन इन जॉब तो था, बट उसके बाद आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाकर एक तरीके से जो बैकवर्ड क्लास है जो है उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इक्वालिटी की। इसमें एक टर्म इन्होंने मेंशन करी है विच इज इन द मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है, जैसे ही आप किसी बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ 4A प्रमोट कर देते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंशली सीनियर हो जाता है अपने साथ के बैचमेट से, बिकॉज वो एक रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो दोस्तों दिस आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन in promotion, but there is one thing, reservation in promotion is only applicable to service under the state in favor of scheduled caste and the scheduled tribe which in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। so क्या चीज नोट करी, reservation in promotion is only applicable to SCs and STs and it is not applicable to the OBCs। So दोस्तों these are the small things which we need to catch while reading an article। देखो कितना कैटेगरिकली पहले शुरू से वो बात अदर बैकवर्ड क्लासेस करके आ रहा था, ठीक है, मगर अब उसने जब सीनियरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के बेसिस पे जब उसने बात करी प्रमोशन
में रिजर्वेशन की, तो उसने सिर्फ एससी और एसटीज को रखा। और यही कारण है कि ओबीसीज का जो है रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशंस के अंदर, और आज तक भी दे आर फाइटिंग फॉर दैट। बट एससीज एंड एसटीज हैव रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड दे कैन बी promoted much faster and quicker than a general category or an OBC category person in the office. अब अगला जो 4B है, that too was not installed in the constitution primarily, it got installed in the 81st amendment. अब क्या कहता है 4B, इसे पढ़ते हैं। Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancy of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or 4A. So what they are saying, they saying कि कोई भी प्रमोशन कोई भी रिजर्वेशन जो अनफिल्ड वैकेंसीज है, यानी जो वैकेंसीज रह गई हैं, जिनके बारे में हम 4 के अंदर बात कर रहे थे रिजर्वेशन, ठीक है, ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, और 4A में बात कर रहे थे रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अगर कोई भी ऐसी वैकेंसीज रह गई हैं एक साल के अंदर जो उस साल नहीं भरी गई बाय द रिजर्वेशंस व्हिच वी आर टॉकिंग इन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4A, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, that should be treated as a separate class of vacancies to be fulfilled up in a succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies that year. So दोस्तों क्या होता है, बेसिकली हम लोग रिजर्वेशन तो दे देते हैं किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट क्या होता है कि कई बार जिस क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रिजर्वेशन दी गई है वो कई बार फिर भी भर नहीं पाती है और वो वेकेंट रह जाती है। तो पहले क्या होता था, यू नीड टू फिल दैट वैकेंसी एंड दैट वैकेंसीज स्टार्ट गोइंग टू द फर्दर ईयर, द सक्सीडिंग ईयर, आने वाले साल में। एंड होता क्या था, देन दोज अनफिल्ड वैकेंसीज एंड वैकेंसीज कमिंग अप नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल जो वैकेंसीज आ रही हैं वो भी हैं। सपोजली एग्जांपल के तौर पे इस साल 10 सीट्स हमने भरनी थी रिजर्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ 5 भरी गई, 5 सीट्स इस साल की बच गई, अगले साल फिर से हमें 10 भरनी थी, तो क्या हुआ, इस साल की 5 और अगले साल की 10 मिलके कितनी होगी, 15। ऐसे ही बढ़ बढ़ के जो सीट्स थी, ये 50% की जो सील लिमिट थी जो इंदिरा सोनी के केस में आई थी उससे बाहर हो जाती थी, एंड देन सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक डाउन करना पड़ता था। तो टू सेव इट फ्रॉम दैट orders and to save it from the 50% ceiling, this 4B was inserted in the constitution to tell that कि जो सीट वेकेंट रह गई हैं प्रीवियस ईयर में या फिर उस ईयर में जिसमें उनको फिल होना चाहिए था, उन सीट्स को जब हम फर्दर कैरी करेंगे आगे के सालों में, तो वी विल नॉट ऐड देम in the reserved seats of that particular year। तो दोस्तों इससे क्या होगा, उस साल की जो 10 सीट है वो 10 की 10 रहेंगी, और जो 5 है that would be treated as other 5 seats and will not be counted in the seats of that particular year। तो 50% ceiling से बच जाएंगे, and then we can easily fill all the seats when we have the required person or the person enough qualified for that job। तो इस तरीके से 4B के अंदर they have tried to protect the unfilled vacancies sum which was adding to the sum of the reserve seats which were going to be fulfilled in the coming years to not get hit by that 50% mark which came into the landmark judgment of Indira Sahni। So दोस्तों very cleverly and intelligently this was done। So 4B was inserted in our constitution in the 81st amendment। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे जो बात कर रहा है हमारे 16 के आर्टिकल में रिलीजियस प्रोफेशंस को लेके। तो ये क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institute। डिनोमिनेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, उन्हें डिनोमिनेशन कहते हैं। सपोजली हिंदू समाज के अंदर आर्य समाज है, आर्य समाज इज काइंड ऑफ अ डिनोमिनेशनल ग्रुप। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उसका इनकम्बेंट यानी उसका जो ऑफिस इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस है, जो उसका ऑफिस है उसका institution or any member of the governing body there or other members in that governing body there shall be person professing particular religion or belonging to a particular denomination। आपको पता होगा कि स्टेट रन बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमारा श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का, यू ऑल्सो हैव अ वक्फ बोर्ड, ठीक है। सो दिस लॉ वाज मेड कि भैया जब आप लोग उस स्पेसिफिक जैसे आप श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी का, उसका जो चेयरमैन बनता है वो IAS ऑफिसर बनता है हमेशा।
तो आप अगर सपोजिटली व्हेन यू आर फिलिंग द वैकेंसी ऑफ दैट द इनकम्बेंट ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, देन यू शुड मेक श्योर, you have to make law and you should make sure कि भैया that incumbent should be a person of particular religion. So nothing can stop government while making those laws. क्योंकि अब ये क्या है, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन और एक तरीके से डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हम पहले ग्राउंड में चले जाएं अगर सेक्शन 1 में, तो हम क्या बात कर रहे थे, रिलीजन के नाम पे नहीं होना चाहिए. हमने उसका भी नीचे तोड़ निकाल दिया कि भैया अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या कोई डिनोमिनेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसका हेड हम लोग गवर्नमेंट को रोक नहीं सकते टू मेक अ लॉ कि भैया उसका जो हेड है या उसका जो इंचार्ज है दैट शुड बी अ पर्सन फ्रॉम द पर्टिकुलर रिलीजन. उसके बाद देन वी हैव रेजिडेंस. रेजिडेंस में तो हमने सीधा ही थर्ड के अंदर डाल दिया कि भैया गवर्नमेंट को हम रोक नहीं सकते टू मेक अ लॉ वाइल मेकिंग श्योर दैट दैट पर्टिकुलर जॉब शुड बी फॉर अ रेजिडेंस. देन on the basis of caste and all those things we have made reservation under 4A 4B. तो basically fundamental right are fundamental but they are with some reasonable restrictions. तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 16 के अंदर हमने जॉब्स के, स्टेट ओन्ड जॉब्स के, यानी स्टेट जॉब्स के अंदर जो भी रिजर्वेशन है और उनके जो भी मुद्दे थे उनको हमने कवर किया और पॉइंट बाय पॉइंट, सेक्शन बाय सेक्शन हमने इसको पढ़ा. बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें सेक्शन नहीं पढ़ने आ रहे या हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है इनको पढ़ने में. तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ाऊँ और एक एक चीज़ ग्रैब करवाने की कोशिश करूँ ताकि मेरी रीडिंग से और उसके एक्सप्लेनेशन से आप लोग भी सेक्शंस पढ़ना सीख जाए. क्योंकि इन दी एंड इफ़ यू आर डूइंग if you're going to be a lawyer in coming future and if you're doing a law, then you need to, and it's a very important thing that you need to read sections between the lines as well as very carefully to make sure कि you'll get the crux out of that particular section and break your case. So दोस्तों, with this, Saurabh Kharwal and I'm signing off. Take care and bye bye.